हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स और ये है तुम्हारे एमएससी फाइनल का इलेक्टिव पेपर 5 ऑर्गेनिक सिंथेसिस का पहला यूनिट ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स। और ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स में बहुत सारे रिएजेंट्स हैं जिसमें से पहला जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। तो उसके कंप्लीट नोट्स आज इस एक वीडियो में हम कवर कर लेंगे। कोई आधे घंटे की वीडियो होगी तो लास्ट तक उसको फॉलो करो। सारी चीज़ें जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से रिलेटेड हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। मोस्टली जो मैंने टॉपिक्स यहाँ इंक्लूड किए हैं और जो नोट्स बनाए हैं वो जगदम्बा सिंह LDS यादव बुक है ऑर्गेनिक सिंथेसिस की, तुम फॉलो कर सकते हो, अच्छी बुक है। अगर बुक लेने में कोई दिक्कत है या नोट्स बनाने में कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को फॉलो करो। साथ ही साथ पूरी वीडियो का जो PDF वर्जन है उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से तुम इस पूरे जो आज का हमारा ये लेक्चर होगा, ये जो वीडियो होगी, उसके PDF वर्जन भी डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। हैंड रिटन नोट्स हैं तो तुम्हें एज सच ही जो PDF वर्जन है वो मिलेगा जिसमें ये सारी चीजें तुम्हें एज सच मिल जाएंगी। तो कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट जब हम पढ़ते हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें इंक्लूड करनी होती है कि उसकी प्रिपरेशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और क्या क्या उसकी एप्लीकेबिलिटीज हैं, यूजेस क्या हैं। तो प्रिपरेशन बेसिकली 3 मेथड दिए हुए हैं। एक तो तुम डायरेक्ट ही किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम के साथ कर सकते हो एंड डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है। सो एक तरीका तो ये है। दूसरा है हेलोजन मेटल एक्सचेंज, जहां पर हेलोजन और मेटल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर RLi बन गया एंड ब्रोमोब्यूटेन बन गया। तो अगर हमें कोई भी पर्टिकुलर R जो है उससे रिलेटेड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट बनाना है तो हम यहाँ पर उस R को यूज कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एल्काइल और एराइल कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो कोई भी एल्काइल या एराइल जो डिफरेंट टाइप का है वो यहाँ पर यूज किया जा सकता है। और कुछ स्पेसिफिक प्रिपरेशन होती हैं, जैसे कि अगर ये एग्जांपल देखो तो यहाँ पर हम सल्फाइड की रिडक्शन कर रहे हैं। ये एक सल्फाइड ग्रुप है और ये हटकर यहाँ सिंपली लिथियम आकर लग गया है इन द प्रेजेंस ऑफ सम पर्टिकुलर रिएजेंट। जैसे ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसका नाम है डाइलिथियम डाइमिथाइल अमीनो नेप्थलीन। तो इसके प्रेजेंस में ये बेसिकली एक लिथिएटिंग एजेंट कह सकते हो। हमें स्पेसिफिकली क्या मिलता है, अल्फा लिथियो ईथर्स। ये ऑलरेडी एक ईथर है, इसके अल्फा पोजीशन पर आकर कौन लग गया, लिथियम, राइट। प्रॉपर्टीज देखो जो बेसिकली हम लैब में प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें फर्दर सिंथेसिस करनी होती है किसी भी कंपाउंड की, तो हम जनरली N-ब्यूटाइल लिथियम जो है वो बनाते हैं या कमर्शियली भी अवेलेबल होता है। तो इसको खरीदा भी जा सकता है, साथ ही साथ इसको लैब में बनाया भी जा सकता है। एंड मोस्टली जो तुम्हारे एल्काइल लिथियम हैं वो टेट्रामेरिक या हेक्सामेरिक स्टेट में रहना पसंद करते हैं। तो उनको जैसे एक एग्जांपल देखो, फिनाइल लिथियम, अगर हमारा यहाँ पर R ग्रुप जो है वो फिनाइल हो तो फिनाइल लिथियम जो है वो टेट्रामेरिक होता है। मतलब 4 जो हैं एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मान लो NRLi है तो ये टेट्रामेरिक स्टेट में एग्जिस्ट कर जाता है, समथिंग लाइक दिस, और इट कैन बी समथिंग लाइक दिस हेक्सामेरिक स्टेट में। तो वो डिपेंड करता है हम क्या पर्टिकुलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो फिनाइल लिथियम इज टेट्रामेरिक इन साइक्लोहेक्सेन एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ डाइमर एंड मोनोमर इन THF यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। नाउ उसकी जो टेट्रामेरिक हेक्सामेरिक स्टेट है किसी भी ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की, उसको हम डिसोशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम चिलेटिंग लिगेंड्स या कुछ और मॉलिक्यूल। जैसे कि एक एग्जांपल देखो टिमेडा एंड अनदर एग्जांपल इज HMPA। सो टिमेडा इज टेट्रामिथाइल इथिलीन डायमाइन। इसको याद रखो, इसको हम आगे भी और बहुत सारे केसेस में फिर से करेंगे। एंड HMPA इज हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिक ट्राइमाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो हमारे रिएजेंट हैं उनको हम यूज करते हैं ताकि हम किसी भी ऑर्गेनोलिथियम को उसके टेट्रा या हेक्सा स्टेट से मोनोमर स्टेट में लेकर आ जाए, राइट। नाउ वी ऑल्सो यूज सर्टन एक्टिवेटर्स, एज यू कैन सी कुछ इफेक्टिव एक्टिवेटर्स भी हम यूज करते हैं रिएक्शन मिक्सचर में, जैसे कि पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। तो ब्यूटाइल लिथियम जो है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, सो ब्यूटाइल लिथियम इज अ बेस ऑल्सो, इट इज अ बेस। व्हाई इट इज अ बेस, आई विल टेल यू।
लेकिन बेस के साथ साथ अगर हम कुछ एक्टिवेटर डाल दें जैसे कि पोटेशियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड, सो ये और भी अच्छा बेस बन जाता है. इट बिकम्स इवन अ बेटर बेस और स्ट्रॉन्गर बेस. सो what is the purpose of potassium tert butoxide? It becomes the butyl lithium becomes stronger base in the presence of potassium tert butoxide. It is potassium tert butoxide is a effective activator. अब क्यों हम ब्यूटाइल लिथियम को एक बेस कहते हैं? बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ डीप्रोटोनेशन, एज यू कैन सी. एन ब्यूटाइल लिथियम हो गया जैसे can deprotonate protons from molecules which are more acidic than butane. तो जैसे एक एग्जांपल ये लेते हैं जहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है अगर ये आसानी से निकल सकता है then this part comes out और हाइड्रोजन की जगह आके कौन लग जाता है? लिथियम, राइट? और ये रिएक्शन और भी अच्छे से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ टिमेडा. क्यों? क्योंकि ब्यूटाइल लिथियम जो है उसको उसकी टेट्रामेरिक या हेक्सामेरिक स्टेट से ये मोनोमेरिक स्टेट में लेकर आ जाता है. So obviously Timeda will accelerate the reaction. इस रिएक्शन को हम मेटलेशन या लिथिएशन कहते हैं बिकॉज लिथियम आकर लग रहा है और क्योंकि लिथियम इज अ मेटल सो इट इज ऑल्सो नोन एज अ मेटलेशन. और पोजीशन ऑफ लिथियम जो है लिथिएशन जो है डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव एसिडिटी ऑफ अवेलेबल हाइड्रोजन. इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करती हूँ. और बेंजाइल एंड एलाइलिक हाइड्रोजन जो है दे आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स लिथिएशन. ऑब्वियस सी बात है कि चाहे वो बेंजाइल का हाइड्रोजन हो या एलाइलिक हाइड्रोजन हो, बिकॉज दे आर मोर एसिडिक इन नेचर, इनके हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक होते हैं तो ऑब्वियसली इनकी लिथिएशन जो है वो जल्दी होगी, या हम कह सकते हैं कि बेंजाइन एंड एलाइलिक हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव. नाउ एज आई टोल्ड यू कि हम लिथिएशन को डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट? जैसे इन 3 केसेस में अगर देखा जाए तो लिथिएशन जो है वो स्पेसिफिकली ऑर्थो पोजीशन पर होती है. यानी कि अगर तुम्हारा जो ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के साथ, इफ इट हैज लोन पेयर्स, तो वो लोन पेयर जो है वो लिथियम के साथ कोऑर्डिनेट कर जाते हैं. जब लिथियम की कोऑर्डिनेशन होती है ऑक्सीजन के साथ मान लीजिए, तो ये जो लिथियम ब्यूटेन के बीच का बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, ब्यूटाइल ग्रुप बाहर आ जाता है. यहाँ जो एडजेसेंट या विसिनिटी में हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर छोड़ के इट ऑल्सो कम्स आउट एंड द लिथियम गेट्स अटैच्ड एट द ऑर्थो पोजीशन, वी कैन से. सो लिथिएशन अकर्स specifically at the ortho position when you have some group which can coordinate with the lithium. Also, if you have groups which are more electron withdrawing in nature or which are highly electronegative, even in that case the ortho position gets the lithium. Also, when you have a heteroatom with lone pair present on it, we have ortholithiated product. Also, जब हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और बहुत ही बेसिक बात है. तुम देख सकते हो कि कोई भी जो एल्डिहाइड या कीटोन की बात करें, देन वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट टू द ऑक्सीजन, कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो R नेगेटिव है दैट विल अटैक हियर. याद रखो कि R और Li में से R will always get the negative charge because lithium is highly electropositive. और ये highly electropositive है, इसकी वजह से lithium और R के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा रिएक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी. इसीलिए R always gets the negative charge, lithium gets the positive charge. So R attacks on the electron deficient carbon. तो ये कुछ बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले केस में भी पढ़ी होगी. सो ये वही चीज़ है. देखो R नेगेटिव जो है वो यहाँ अटैक कर रहा है एंड यू आर गेटिंग O नेगेटिव Li पॉजिटिव. और नेक्स्ट स्टेप में तुम हाइड्रोलिसिस कर देते हो, R देखो यहाँ आके अटैच हो गया और हाइड्रोलिसिस के बाद O Li बन गया OH. तुम इसको इस तरह से भी लिख सकते हो. तो यही सेम चीज़ तुमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में की थी. वहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, यहाँ पर भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिलेटेड है वो ये कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के केस में अगर तुम्हारा कीटोन या एल्डिहाइड हिंडर्ड है, बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है और ऑर्गेनोलिथियम पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर भी बल्कि ग्रुप है, तो रिएक्शन नहीं होती.
पर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जगह तुम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड यूज करते हो, तो इवन इफ योर ऑर्गेनिक पार्ट इज बल्की, if both your ketone or aldehyde and your organic part of the organolithium reagent both are bulky, even then the reaction occurs. As you can see कि यहाँ पर जो R part है organolithium reagent का, वो आकर अटैच हो जाता है without any प्रॉब्लम और डिफिकल्टी, राइट. सो दिस इज एन एडवांटेज. अगर यही सेम केस हम यहाँ ऑर्गेनोलिथियम की जगह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते तो ऐसा नहीं होता, रिएक्शन होती ही नहीं. नाउ the addition of ketene and isocyanate that I will be discussing मतलब वीडियो के एकदम एंड में मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगी. एंड कीटीन क्या होता है? कीटीन इज दिस. अगर तुम चाहो, मैंने असाइनमेंट इसलिए लिखा हुआ था बिकॉज अगर तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कीटोन जो है वो समझ आ गया है तो कीटीन या आइसोसाइनेट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बिकॉज दिस इज योर कीटीन. व्हेन यू ट्रीट इट विद R नेगेटिव Li पॉजिटिव, मतलब तुम्हारा ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, सो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये यहाँ आएगा, दिस R नेगेटिव विल अटैक हियर. ठीक है जी. अब इसके आगे तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो तुम गेस कर सकते हो क्या बनेगा. आइसोसाइनेट के केस में क्या होता है? दिस इज योर आइसोसाइनेट. यहां पर भी तुम जब R नेगेटिव Li पॉजिटिव के साथ ट्रीट करोगे तो यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड यू कैन थिंक ऑफ कि क्या आगे प्रोडक्ट बनेगा. सो कीटीन और आइसोसाइनेट को हम आगे डिस्कस करेंगे. इमाइंस जो है या नाइट्राइल्स जो है या आइसोनाइट्राइल है, उनकी रिएक्शन किस तरह से होती है वो देखो. दिस इज इंपॉर्टेंट. इमाइंस होते हैं वो जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड N हो, और अगर हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है. ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाता है एंड द एल्काइल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन. सो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनता है. एंड आफ्टर हाइड्रोलिसिस ये जो NLLi है दैट बिकम्स NH. जैसे तुमने पीछे OLi को OH बनाया, यहाँ पर NLi को NH बनाओगे एंड रेस्ट विल रिमेन सेम. अगर तुम्हारे इमाइन में अल्फा हाइड्रोजन है फॉर एग्जाम्पल, यानी कि ये तुम्हारा कार्बन डबल बॉन्ड N है और साथ वाला जो कार्बन है यानी अल्फा कार्बन, उसके साथ एक अल्फा हाइड्रोजन अटैच्ड है, देन इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो तुम्हें यहाँ देखने को मिल रही है, इस केस में डीप्रोटोनेशन हो जाती है. यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होती. तुम देख सकते हो ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आकर फाइनल प्रोडक्ट में अटैच हो गया है, तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. लेकिन यहाँ पर तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट जो है उसमें तुम्हें न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा. सो दिस इज अ डीप्रोटोनेशन. तो यहाँ क्या होता है, दिस बॉन्ड बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक हियर. क्यों? क्योंकि ये जो पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया है. सो ये नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. सो दिस हाइड्रोजन विल कम आउट एज H पॉजिटिव. सो ये जो H पॉजिटिव है इसके साथ ब्यूटाइल लिथियम का ब्यूटाइल पार्ट विल रिएक्ट to form what? Butane. And this Li positive will attach with the N negative. So you will have finally this thing. And after hydrolysis, ये NLi will become NH. So तुम देख सकते हो कि यहाँ पर deprotonation हुई है, nucleophilic addition नहीं. अगर हम specifically pyridine का केस लें, pyridine also has a imine. If you can see, this is carbon double bond N. तो यहाँ जब तुम ब्यूटाइल लिथियम के साथ रिएक्ट करोगे तो जो ब्यूटाइल पार्ट है दैट विल अटैक ऑन कार्बन, बिकॉज कार्बन नाइट्रोजन के बीच का डबल बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा. सो तुम देख सकते हो कुछ ऐसा बनेगा. अब यहाँ पर बिकॉज pyridine जो है दैट इज एरोमेटिक इन नेचर, सो दिस बॉन्ड विल अगेन शिफ्ट हियर. कुछ ऐसा जो तुमने पीछे कहीं किया हुआ है अगर तुम याद करो, एंड यू विल फाइनली हैव योर दिस प्रोडक्ट फॉर्म्ड, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट इमाइंस. इमाइंस के केस में इफ यू डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन यू विल गेट द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट. इफ यू हैव an alpha hydrogen attached you will have the deprotonated product, and in case of pyridine you can see what will happen. Now if you have nitriles, so nitrile के केस में you have, अब तुम्हें बात समझ आ गई होगी कि क्या हो रहा है. डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका एक जो डबल बॉन्ड है दैट विल शिफ्ट ऑन नाइट्रोजन. कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट होगी. दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द कार्बन, समथिंग लाइक दिस विल फॉर्म अपॉन हाइड्रोलिसिस. दिस विल हैपन. नाउ दिस तुम यहाँ तक भी अपने प्रोडक्ट को बना के छोड़ सकते हो, बट
जब हाइड्रोलिसिस करोगे फर्दर, देन दिस NH विल बिकम NH3 पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के चारों तरफ 4 बॉन्ड्स हैं, तुम देख सकते हो. सो इस केस में जो ये बॉन्ड है वो टूट जाएगा, अमोनिया विल कम आउट. ठीक है. एंड ये जो OH है जो इस हाइड्रोलिसिस की वजह से लगा, वो तुम्हें फाइनली इसको कन्वर्ट कर देगा कीटोन में. सो योर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्राइल विल बी अ कीटोन, राइट. याद करो अगर तुमने ऐसा ही कुछ कहीं पीछे भी किया हो तो. एंड आइसोनाइट्राइल्स आर नथिंग बट व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस. सो आई होप कि तुम इस तरह के केसेस अब हैंडल कर पाओगे. नाउ CO2 जो है दैट इज C डबल बॉन्ड O ऑन बोथ साइड. सो अगर मैं इसको इस तरह से दिखा रही हूँ तो आई होप तुम्हें बात समझ आ गई होगी कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, RCOOLI बनेगा, हाइड्रोलिसिस होगी, कुछ ऐसा होगा. यही सेम चीज़ तुम कहीं और कर चुके हो. अब अगर मैं सारी बातें तुम्हारे साथ कंक्लूड करूँ तो तुमने यही सेम चीज़ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी की हुई है. तो जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट करेंगे तो वहाँ पे मैं फिर से तुम्हें ये सारी चीज़ समझाऊंगी. ठीक है. नाउ दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड, एस्टर एंड लैक्टोन्स. तो तुम देख सकते हो यहाँ पर एसिड क्लोराइड और एस्टर्स के लिए मैंने कुछ इस तरह से जनरलाइज्ड कंपाउंड बनाया है, जहाँ पर L का मतलब है लीविंग ग्रुप, या तुम कह सकते हो L जो है वो एसिड क्लोराइड का क्लोरीन हो सकता है या एस्टर का OR हो सकता है, राइट. सो यहाँ पर रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह से होगी जैसे हमने अभी पीछे किया. डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, देन कार्बन विल गेट द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड दिस R नेगेटिव ऑफ द ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट विल अटैक ऑन द कार्बन. लेकिन अब इस स्टेप पे तुम्हें हाइड्रोलिसिस नहीं करनी है. इंस्टेड जो तुम्हारा O नेगेटिव है वो बॉन्ड वापस से फॉर्म करता है एंड द लीविंग ग्रुप विल कम आउट. सो लीविंग ग्रुप यानी कि इट कैन बी इधर क्लोराइड और एल्कोक्सी डिपेंडिंग अपॉन तुम एसिड क्लोराइड यूज कर रहे हो या एस्टर. नाउ जब ये लिविंग ग्रुप निकलेगा और ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ बॉन्ड बनाएगा, यू विल हैव अ कीटोन. बट नाउ दिस कीटोन हैज R ग्रुप फ्रॉम द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड. याद रखो. अब तुम इसको फर्दर ट्रीट कर सकते हो विद दी, बिकॉज यहाँ तुम ये कह सकते हो कि ये तुमने एक्सेस में लिया है. तुम्हें ऐसे भी रिएक्शन में देखने को मिल सकता है कि ये एक्सेस में लिखा हुआ है, मतलब रिएक्शन सिर्फ एक बार नहीं हुई है बल्कि दूसरी बार फिर से हो रही है. तो ये R जब है ये फिर यहाँ अटैक करेगा, ये फिर यहाँ जाएगा, एंड यू नो दैट फाइनली योर प्रोडक्ट विल बी ए टर्शियरी एल्कोहल, राइट. सो दिस इज समथिंग यू विल सी व्हेन यू हैव अ एसिड क्लोराइड एंड एस्टर. नाउ जब लैक्टोन हो तो क्या प्रोडक्ट बनता है वो मैं तुम्हें एट द एंड ऑफ द वीडियो बताती हूँ. ठीक है. सो एट द एंड ऑफ द वीडियो हम क्या क्या करेंगे, कीटीन्स को और आइसोसाइनेट का एग्जाम्पल करेंगे और लैक्टोन भी करेंगे. ओके. नाउ व्हेन यू हैव कार्बोनेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोनेट्स होते हैं जब तुम्हारे पास है कुछ इस तरह का. देखो ठीक है भाई, दिस इज कार्बोनेट. अब मैं यहाँ O नेगेटिव की जगह क्या ले रही हूँ, OC2H5 OC2H5. सो दिस इज अ कार्बोनेट. C डबल बॉन्ड O, इधर भी OC2H5, इधर भी OC2H5. इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कार्बोनेट्स हैं, उनकी ट्रीटमेंट अगर तुम एल्काइल ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के साथ कराते हो तो क्या होता है, वही सेम चीज़ जो अब तक करते आए. ये बॉन्ड शिफ्ट होगा ऑक्सीजन पे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. लेकिन इस स्टेप में जब ये R आकर अटैच हो गया है, ऑक्सीजन पर बन गया है O नेगेटिव Li पॉजिटिव, तो यहाँ पर देखो O नेगेटिव जो है वो फिर से बॉन्ड बना रहा है एंड OET यानी क्या, लिविंग ग्रुप. अभी पीछे किया ना OR किया, या क्लोराइड हो सकता है या OR हो सकता है, तो ये वही वाला OR है, OR. सो दिस OET यानी इथॉक्साइड आयन विल come out as a living group. So this will come out, ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, तुम्हारे पास बनेगा पहले कीटोन. अब तुम फिर से ट्रीटमेंट कराओगे विद दी ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, तो सेकेंड स्टेप में फिर से एक R आके लग जाएगा एंड O नेगेटिव Li पॉजिटिव बनेगा. दिस टाइम दिस सेकेंड OET will come out as a living group. This will come out and you finally have a ketone. तो तुम देख सकते हो कि दोनों के दोनों OET यानी कि इथॉक्साइड जो ग्रुप था वो दोनों तरफ से हट गए, और जो ऑर्गेनोलिथियम का जो ऑर्गेनिक पार्ट था वही दोनों तरफ आकर लग गया, राइट. सो फाइनल प्रोडक्ट होगा कीटोन. तो ये देखा, कोई भी कार्बोनेट अपॉन ट्रीटमेंट विद 2 moles of RLi will give you the respective ketones. And very very important is when you treated the
ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट विद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तुम्हें लगता होगा कि सब कुछ वैसा ही है जो अब तक करते आ रहे हैं, बट एक छोटा सा चेंज है। एज यू कैन सी, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब RLI के साथ ट्रीट करोगे तो सबसे पहले OH का जो H है वो रिप्लेस हो जाता है लिथियम पॉजिटिव से, ठीक है। अब जब ये लिथियम पॉजिटिव से चेंज हो गया है, अब तुम इसको RLI से ट्रीट करवाओगे तो वही सेम चीज होगी जो अभी ऊपर किया, अब तक करते आ रहे हैं, जो ये बना। अब इस स्टेप में तुम देख सकते हो यू हैव 2OLI। So upon hydrolysis you will have gem diols formed. So ये जो gem diols हैं ये upon because they are highly unstable, so ये finally तुम्हें दे देते हैं ketone. So why this is a very useful method for conversion of carboxylic acid into ketone? तुम देख सकते हो carboxylic acid से start किया and we have got specifically ketone. तो हमारे पास बहुत कम मेथड्स होते हैं स्पेसिफिकली कुछ भी बनाने के लिए इस तरह से। सो कार्बोक्सिलिक एसिड से वी कैन कम टू स्पेसिफिकली कीटोन्स, जहां पर एक R तो तुम्हारा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का और दूसरा R होता है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का, याद रखो। तो अब मैं अगर ये कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। ये CH3 कहाँ से आया, ठीक है जी। अब मान लो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक पार्ट है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, उसी तरह से। तो तुम देख सकते हो बाकी कंपाउंड में कोई चेंज नहीं है, चेंज सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है और जो R पार्ट है दूसरा वो कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ असाइनमेंट, ये कुछ कर लेना तुम, अगर पिछले वाला समझ आ गया है तो आई थिंक यू कैन डू दिस। ये मैंने खुद ही कर दिया, ये तुम देख सकते हो। नाउ वी हैव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब तक जो हमने किया वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहे थे, बट अगर हमारे पास सैचुरेटेड एटम है तो वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो जाती है। फिर से बोल रही हूँ, अब तक जो पीछे किया दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि वहां पर तुम्हारे ऑर्गेनोलिथियम का जो ऑर्गेनिक पार्ट था वो जाकर जुड़ रहा था टू दी मॉलिक्यूल। बट वी हैव सम एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये तब होता है जब हमारे पास कोई अच्छा लिविंग ग्रुप हो। जैसे यहाँ पर दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ब्यूटाइल से वो रिप्लेस हो जाएगा। Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप, तो ये हट जाएगा, R आ जाएगा। सब सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो रही है, और ये कब हो रही है, जब हमारे पास सैचुरेटेड एटम हो साइड में लगा हुआ, राइट। सैचुरेटेड एटम, तो तुम देख सकते हो, यू कैन फॉलो इट। रिप्लेस हो गया, ब्रोमीन हटा, ये सारा लग गया। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ लास्ट टॉपिक इज ऑक्सीरेन्स, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट आई बिलीव। ऑक्सीरेन क्या होते हैं, इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। यहाँ पर भी बॉन्डिंग जो है वो टूट जाती है। जहाँ से बॉन्ड टूटता है, जिस उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके साथ तो लग गया आकर दी नेगेटिवली चार्ज्ड एल्काइल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, और जो दूसरा है वो बन जाता है OLI। OLI फाइनली हाइड्रोलाइज होकर तुम्हें दे देता है OH, राइट। लेकिन अगर तुम्हारा ऑक्सीरेन जो है वो कायरल कंपाउंड्स हैं, इफ यू कैन सी समथिंग लाइक दिस, देन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिग्रेशन ऑलवेज अकर्स। मतलब अगर तुम R से स्टार्ट करो तुम्हें S मिलेगा, S से स्टार्ट करो R मिलेगा, कन्वर्जन जो कॉन्फिग्रेशन है वो इन्वर्ट हो जाती है। एंड ऑल्सो रिमेंबर, जो तुम्हारा R पार्ट है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का वो उस तरह से अटैक करता है सो दैट तुम्हारा जो OH बना एंड जो तुम्हारा एराइल या एल्काइल पार्ट लगा था वो दोनों एक दूसरे के ट्रांस हो। रिमेंबर, जो एल्काइल या एराइल ग्रुप तुम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट से अटैक करा रहे हो वो इस तरह से कराना है सो दैट जो OH है और जो तुम्हारा जो भी ग्रुप आके अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर रहा है, वो एक दूसरे के एंटी हो, ट्रांस पोजिशन पर हो, राइट। ओके, सो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ऑल्सो अगर तुम्हारे पास साइक्लिक इपॉक्साइड है समथिंग लाइक दिस, तो जो तुम्हारा ऑर्गेनोलिथियम का जो R पार्ट है वो इस तरह से अटैक करेगा सो दैट वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करे, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करे। एंड द लास्ट केस इज एसिटल्स। एसिटल्स जो हैं वो तुम्हारे इस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। आई होप अगर तुमने पिछला सारा फॉलो कर लिया हो वीडियो का तो ये भी कोई तुम्हारे लिए मुश्किल बात नहीं है, यू कैन फॉलो इट। एंड विद दिस द ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट पार्ट इज ओवर। तो तुम देख सकते हो विद इन 25 मिनट्स में तुमने ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का सब कुछ पढ़ लिया अच्छे से।
और अब सिर्फ रह जाते हैं क्वेश्चंस। तो जितने ज़्यादा तुम क्वेश्चंस करोगे इससे रिलेटेड तुम्हें उतना ही हेल्प मिलेगी। तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस किया था कि कीटीन आइसोसाइनेट लैक्टोन्स में कैसे रिएक्शन होती है। जैसे कि कीटीन्स में देखो, आई जस्ट टोल्ड यू व्हाट हैपन्स। सो यू हैव दिस। आई थिंक अब तुम्हें काफ़ी हद तक आइडिया लग गया होगा और अब तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान भी हो गई होंगी। ये आके अटैच हो गया एंड यू हैव O नेगेटिव Li पॉजिटिव एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस यू विल हैव, ठीक है ना। सो ये तुम्हारा फाइनली फॉर्म हो जाता है। इसको तुम टॉटोमराइज से फर्दर वो कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। उसी तरह से आइसोसाइनेट जो है वो कर सकते हो। लैक्टोन इज समथिंग इंपॉर्टेंट, तो मैं ये तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहूंगी। यहाँ देखो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो मिथाइल कहाँ आके लगेगा, इस कार्बन पे, ठीक है। तो तुम्हारा मिथाइल आकर लग गया। जस्ट अ मोमेंट, ओके। सो O पर गया नेगेटिव चार्ज एंड देन यू हैव अ मिथाइल हियर and rest will remain as such, isn't it or not। मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ। ये ऑक्सीजन as such है, यहाँ इसके साथ लिथियम पॉजिटिव आके लग गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं करोगे, ये नेगेटिव चार्ज वापस से यहाँ लाओगे और ये बन जाएगा लीविंग ग्रुप। तो ये होगा कुछ इस तरह से, ये वापस हो गया, ये CH3 है, ये देखो, ठीक है। अब ये बॉन्ड टूटा, अब यहां पर क्या करोगे, फिर से एक CH3 लेकर आओ और अब फिर से अटैक करा सकते हो, ठीक है। नाउ यू हैव अगेन O नेगेटिव Li पॉजिटिव, here you have phenyl and here you have CH3, first CH3 and second CH3. Now do the hydrolysis. तो अब क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट इज OH, CH3, CH3. This will also become OH, phenyl. So this is all about your lactones, how lactone react with your organolithium compound. तो ये समझ आ गया। So this is all about your organolithium compounds. इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ एंड इसके PDF नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो, किसी बात की टेंशन नहीं है। एंड कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।